अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का। हमने फर्स्ट ईयर की एफएससी प्री मेडिकल में बायोलॉजी की बुक को शुरू करना है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बेसिक टिप्स बताना चाहूँगी। जो बेसिक बातें मैं कहना चाहूँगी वो सिर्फ ये है कि अगर आप लेक्चर्स और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स, तो जो सबसे पहली टिप है वो लेक्चर्स को रोज़ाना सुनें, रोज़ाना याद करें और प्लस राइट करें। अब यहाँ पे जितना भी लेक्चर आपको मिलेगा आपने उसे ना सिर्फ सुनना है बल्कि उसके बाद उसे याद भी करना है। आप लोग की कन्वीनियंस या आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक सफ़ा भी मतलब पेज भी पेश किए कि आप उसे समझ के अपनी बुक मार्किंग करें, बुक के ऊपर सब कुछ मार्क करें, उसके बाद उसे कॉपी पे अलग से राइट करें, फिर उसे लर्न करें। तो इंशाल्लाह ये आपके एमडी कैट के एमसीक्यूज़ भी साथ साथ तैयारी होती जाएगी और साथ में फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स के लिए भी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन करना है। बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़नी वो डेफिनेशन है बायोलॉजी की। तो हमने 9th क्लास में होपफुली आप सब बच्चे अच्छे से 9th पढ़ के आए होंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लेवल वगैरह से हैं, ज़्यादातर ने 9th क्लास की है। तो उसके अंदर हमने बायोलॉजी की जो डेफिनेशन थी वो डिटेल से की थी। हमने भी पढ़ा था कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, कहाँ से निकला है, बायो का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब क्या है, तो उसमें बायोलॉजी का मतलब क्या, मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या निकलता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में एक सिंपल सी बात कहते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके इतनी बेसिक चीज़ें पूछी भी नहीं जाती। बेसिकली हमने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए वैसे ये सब कुछ हमने समझा हुआ है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी का जो मतलब है वो सिंपल सा ये स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग थिंग की ज़िंदगी को जानना, पढ़ना, और स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी के बाद हमने जो दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट, कि जब हम बायोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, जब हम बायोलॉजी को स्टडी करके फर्स्ट करें बायोलॉजी बन जाते हैं, तो वह हमारा क्या रोल है, एक बायोलॉजिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, उसका क्या काम होता है, वो क्या काम प्ले करता है, वो क्या करता है। तो ये पढ़ने के लिए हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट क्या है। तो रोल ऑफ बायोलॉजी बेसिक क्या है कि हमने लिविंग थिंग्स को पढ़ना है। लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे ह्यूमन लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया, ऐसे प्रोटोजोआ, जितनी भी लिविंग थिंग्स का उनको पढ़ना है। और ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी, ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो कि लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी के ऊपर कोई अफेक्ट रखती हूँ, कोई असर रखती हूँ, उनको किसी भी तरह से स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिस्ट का रोल, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट अपने रोल को प्ले करने के लिए क्या करते हैं, उनके यहाँ पे बुक ने 4 तरीके लिखे हुए हैं। क्या करते हैं वो, कोशिश करते हैं समझें, उस चीज़ को समझें, फिर उसकी वजाहत करें, ठीक है, उसको समझने की, उसको वजाहत करने की, फिर इंटीग्रेट का मतलब है उसे दूसरी चीज़ों से रिलेट करना, यानी कि लिविंग थिंग को, एक लिविंग थिंग को दूसरे से रिलेट करके उसे रिलेट कंबाइन स्टडी करना, उसके बाद उसको दुनिया की यानी कि नेचुरल वर्ल्ड के लिहाज से एक्सप्लेन करना। ये बायोलॉजिस्ट का रोल है। बेसिकली इसका क्या रोल है कि स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को पढ़ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, और ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनको पढ़ना क्या होगा, इन सब चीज़ों को पढ़ना बायोलॉजिस्ट का रोल है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब ये तो हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजिस्ट का रोल क्या है। हमने पढ़ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बायोलॉजिस्ट का रोल नहीं है। नोट दी रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट का रोल नहीं है वो क्या है। अब यहाँ पे बहुत से सवाल हैं। जैसे एक तो ये सवाल आ जाता है ना, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, ठीक है। एक ये हो जाता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की पढ़ाई क्या है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डिफाइन सेल्फ, डिफाइन लाइफ। तो जहाँ पे डिफाइन की बात आ जाती है ना, इसका मतलब है यहाँ पे तो हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये बात आ जाती है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है, वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों है, ये वो सवालात है जो बायोलॉजिस्ट का इन सवालात से बायोलॉजिस्ट का कोई काम ही नहीं है। यानी कि बायोलॉजिस्ट का रोल ये तो है कि ज़िंदगी को पढ़ना, लिविंग थिंग्स को पढ़ना, और जो चीज़ उन पर इफेक्ट कर रही है, बेशक वो नॉन लिविंग थिंग, उनकी भी स्टडी करना। लेकिन ये काम नहीं है कि हम इन चीज़ों में पढ़ जाएं ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये हमने किन के ऊपर रिलेट कर दिए हैं, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ देयर, वाई शुड देयर बी लाइफ, सारे क्वेश्चन हम कहते हैं कि ये बायोलॉजी का काम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट आउट दी व्हाट इज़ दी, मतलब कि ऐसी चीज़ें लिखें जो बायोलॉजी का रोल नहीं है, तो हम ये वैसे इसलिए जनरल से क्वेश्चन आते नहीं है, इसे हमने अपनी क्या कहते हैं अपने लिए पढ़ना है ये, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ने तो किसने पढ़ने हैं। हमने जो ये सवाल आते हैं ये फिलोसफर और थियोलॉजियंस के ऊपर, यानी कि मजहबी टाइप के सवाल की ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी कैसे है, ये सब कुछ हमने मजहब के ऊपर या फिर फिलोसफी के ऊपर छोड़ दिया है। बायोलॉजी इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। आप खुद देख लें, बायोलॉजी के अंदर हाउ, वाई, ये सवाल बहुत कम है। ज़्यादातर जो सवाल है वो डिफाइन है। व्हाट इज़ सेल, हम ये पढ़ते हैं, सेल में क्या क्या है ये पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस क्या है ये पढ़ते हैं। हमने कभी ये पढ़ा कि सेल क्यों है, मतलब इस तरह क्वेश्चन हम बायोलॉजी में बेसिकली नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं जिनके अंदर हम ये पता लगा सकें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, कि जो लाइफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग डिस्टिंग्विश कर दें, यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन फीचर्स को कहेंगे जो लिविंग थिंग में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते।
हमारी बुक में वो सारे के सारे इन्होंने कॉमा डाल के लिखे हुए हैं, जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बुलेट्स की फॉर्म में लिखे हैं कि आप उन्हें देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जल्दी याद कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपके लिए इसमें आसानी होगी। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे जो हमने पहला पढ़ना है, हमने पढ़ना है हाईली ऑर्गेनाइज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके बारे में हम जानते भी हैं और हमने अच्छी तरह स्टडी कर रखा है। मतलब हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ का मतलब है वो पेचीदा होते हैं। ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए हम बहुत सी चीज़ स्टडी करने के बाद उन्हें समझ पाते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अच्छा, ये टर्म समझने वाली है कि लिविंग थिंग्स होते हैं या तो वो एक सेल से मिलकर बनते हैं या एक से ज़्यादा सेल से। ठीक है ना, लिविंग थिंग के अंदर सेल का होना लाजमी है। अब मिसाल के तौर पर यूनिसेलुलर हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े, वो एक सेल से मिलकर बनते हैं। बैक्टीरिया हो गया, इस तरह और सी बहुत सी वायरसेस हो गए, या तो एक सेल से मिलेंगे या मोर देन वन सेल्स। मोर देन वन सेल्स की एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सी हैं, आपके पास खुद ह्यूमन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है ना, तो इस तरह जो लिविंग जितने भी होते हैं या तो एक सेल या मोर देन वन सेल से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। अब आपको पता है कि जब दो ऑफस्प्रिंग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनका दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उन दोनों की जब जीन्स कंबाइन होती हैं तो जो अगला ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर भी जीन्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक प्रोग्राम। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट टर्म जो चीज़ है जो कि डिस्टिंग्विश करती है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर, वो है कैन एक्वायर यूज़ एनर्जी। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये भी लिविंग थिंग्स के लिए स्पेसिफिक है कि उन्हें एनर्जी चाहिए भी होती है और जब वो हासिल कर लेते हैं तो वो इसे इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसकी जो हम बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल लेना, तो हम वो क्या ले सकते हैं कि बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल अगर हम लेने की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब सोलर एनर्जी के जरिए ग्लूकोज सिंथेसिस होती है तो केमिकल एनर्जी प्लांट के लिए सेव होती है, उसे जब हार्बीवर्स खाएंगे उनके अंदर चली जाएगी। इसी तरह एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर भी होती है और इसके अलावा एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग डिस्टिंग्विश करता है। उसके बाद है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमेरस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना सिर्फ रिएक्शन होते हैं बल्कि रिएक्शंस को कंट्रोल भी किया जाता है। इसकी एग्जांपल भी आपको दी जा सकती है ग्लूकोज की सिंथेसिस। ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसिस की एग्जांपल है। आगे कैन ग्रो इन साइज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि वो साइज में ग्रो करते हैं। अगर ह्यूमन है, अगर वो बेबी मतलब ह्यूमन बेबी आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके आंखों सामने ग्रो करते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और एट दी एंड वो खैर आगे पढ़ते हैं मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट टर्न। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है नहीं समझने वाला है, इसका क्या मतलब है कि फेयरली कांस्टेंट टर्न एनवायरनमेंट। अब आपने देखा कि सर्दियों में मरी वगैरह नॉर्दर्न एरिया के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाते हैं, यानी कि बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। और गर्मियों में क्या होता है कि बाजू का 40 पे मतलब 45 इतनी दूर टेम्परेचर जा रहा होता है और सर्दियों में बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सर्दियों में हम बर्फ़ के साथ हम भी बर्फ़ जम रहे हों और गर्मियों में हम भी पिघल रहे हों? नहीं, उसकी वजह क्या है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करना है, तो हमारा इंटरनल बॉडी किस तरह उन्हें वो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये हम फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। अब इसकी एक और मिसाल आपको देती हूँ मैं पोलर बियर की। पोलर बियर का तो इंटरनल मतलब जो जहाँ पर वो रहता है आपको पता है वो बहुत नॉर्दर्न या बर्फीले इलाकों में रहता है, लेकिन उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए कि एक पोलर बियर 37 डिग्री सेल्सियस को कैसे मेंटेन करता है, ये हमने स्टडी करना है किसने, बायोलॉजी के अंदर। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करता है। मेटल है, नॉन लिविंग है। आपने कभी देखा है कि वो क्या कहते हैं सर्दियों का मौसम हो गर्म हो या नॉर्मल हो? नहीं, बल्कि वो उसी तरह ठंडा होता है जिस तरह की इन्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो अगला हमने फीचर देखना है वो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। अब जो वो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो सबसे मज़े का काम ये कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि जैसे होते हैं। कभी आपने देखा है कि बकरे का बच्चा भैंस निकला है? नहीं ना, बकरे का बच्चा बकरा होता है, भैंस का भैंस होता है। तो इसी तरह जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। लास्ट पे जो हमने चीज़ पढ़नी है, जो लास्ट फीचर है वो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होती है तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो उसके रिस्पॉन्ड में उनके अंदर कुछ चेंजेस होती है जो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, अब जो लास्ट पे हमने ये सब कुछ तो पढ़ लिया। आज हमने अभी पढ़ा किया, हमने बायोलॉजी पढ़ा, उसकी एक डेफिनेशन जनरल सी पढ़ ली है। ठीक है, ये साल आपको पेज पे मार्किंग भी नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमने रोल ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिया, फिर हमने नोट दी रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट पढ़ लिया, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमने पढ़नी है, उसके बाद जो 2 पैराग्राफ उन्हें आप छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं, आप रीडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। हमने इसके बाद जो पढ़ना है ना, अब हमने पढ़ना है कि ब्रांचेस। बायोलॉजी में कुछ ब्रांचेस है, उन्होंने यहाँ पे ब्रांचेस दी हैं, फिर रिस्पेक्टिवली मतलब उनके आगे फंक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रांचेस मेंशन कर दी है। फंक्शन में आपको उनके साथ साथ बताती जाऊँगी, अगर आप चाहें तो आप साथ साथ इसे लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, चलें अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी?
ब्रांचेस में व्हाट इज इकोलॉजी। अच्छा, ये वो ब्रांचेस है जो उन्होंने आगे मेंशन नहीं की हुई, बल्कि यहीं पे उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ। अगर आप नोट करना चाहें बुक पे कर लें, वरना किसी कॉपी पे कर लें। इकोलॉजी क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स। इन्वायरमेंटल रिलेशंस क्या होते हैं? अब मिसाल के तौर पर एक जो लिविंग थिंग है वो एक जगह पे रह रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट के कैसे रिलेट करते हैं, इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी के हम अंदर सिंपल आप एक कीवर्ड लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो का आपको पता है, वो यकीनन पता ही होगा। ह्यूमन बेबी भी जब 2 से 8 वीक्स के अंदर जितना वो डेवलप हो चुका होता है ना, 2 से 8 वीक्स के अंदर, तो वो एम्ब्रियो बन जाते हैं। अब उसके बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी बेसिकली इसका मतलब है फिजियो का फंक्शन, यानी कि लिविंग बॉडी के किसी भी ऑर्गन की फंक्शन को हम फिजियोलॉजी कह सकते हैं। अब मिसाल देती हूँ, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन को हम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये भी फिजियोलॉजी है। इस तरह मुख्तलिफ फंक्शन को पढ़ने के लिए फिजियोलॉजी की टर्म को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का बेसिकली मतलब है स्ट्रक्चर। किसी की स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मोर्फोलॉजी कहते हैं। अब आप इंटरनल और एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी खुद ही से बता सकते हैं क्या है। इंटरनल का क्या होगा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंटरनल मोर्फोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। अच्छा, अब इन टर्म्स के लिए ना शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएंगी आपकी, क्या कहते हैं, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कोई, मतलब इसमें से, इसके अलावा वैसे इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट आ जाता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? अब पैलेंटोलॉजी क्या है? ये हम पैलेंट का हमें मतलब पता है फॉसिल, तो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ठीक है। इसके आगे से भी आप 2 टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किए हुए, ना बुक ने मेंशन किए हुए, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप इसे क्या कहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है। अगले टर्म को हम इसका क्या कह सकते हैं? पैलेंटोलॉजी की हम लिख सकते हैं पैलेंट बोटनी। पैलेंट बोटनी क्या होगा? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंट बोटनी। और हम ये भी कह सकते हैं पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। अब जो नेक्स्ट टाइम में ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हिस्टोलॉजी क्या है। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये हमने क्या कहते हैं 9th क्लास में भी पढ़ी थी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज नोन एज हिस्टोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोलॉजी के बाद सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी भी हमने देखा था। जियोजियोग्राफी। अब जियोजियोग्राफी के टर्म जो है वो भी क्या है? स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जियोजियोग्राफी, यानी कि हम एनिमल्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जूजियोग्राफी। इसके अलावा एनिमल की स्टडी के अलावा अगर हम प्लांट की स्टडी को, यानी कि प्लांट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी स्टडी को पढ़ें तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फाइटोजियोग्राफी कहेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक्स। हमने एवोल्यूशन को पढ़ना है और जेनेटिक्स, एवोल्यूशन हमारा रह गया है। एवोल्यूशन क्या होता है कि ये भी एक बेसिकली टर्म है। स्टडी ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आफ्टर जीन फॉर्मेशन, यानी कि जब जीन फॉर्म, मतलब एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में जीन जो है वो ट्रांसफर होती रही है, वो पास ऑन होती रही है। उसके बाद जो चेंजेस आया, हमने चेंज पढ़ा कि पहले के अंदर जो चेंज थे, पहले जो था, उसके बाद जो लास्ट आया, उन दोनों के दरमियान कितना चेंज था, इस चेंज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर तो पूरे मतलब आगे हमने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ना है। फिर जेनेटिक्स आ जाता है। स्टडी ऑफ जीन्स, हमने पहले भी इसकी बात की थी। स्टडी ऑफ जीन्स पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन पासिंग होती है तो उसकी जो स्टडी होती है उसे हम जेनेटिक्स कह देते हैं, सिंपल। अब उसके बाद जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है उसमें देख लें कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। आज की टॉपिक में एक पहली बात तो ये है कि कोई लॉन्ग नहीं है, हमने इसमें से लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करना, ओनली शॉर्ट है। शॉर्ट भी क्या है, जो मैंने ऊपर हेडिंग्स दी हुई आप उन्हीं को सिर्फ रिमेंबर याद कर लें तो आपके शॉर्ट कवर हो जाएंगे। तीसरी बात, इसके अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर भी इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है, बस आपको ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, नीचे डेफिनेशन, मतलब स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इस तरह की ऑप्शन हो तो आप उसे टिक कर सकें। तो ये बेसिकली सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था और पहला पेज है तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो होपफुली आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।